नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 12 जून 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। 12 जून है आज और आज से ही फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो प्रीलिम स्कोर बूस्टर टाइप का होगा। कंप्लीट रिवीजन होगा, आसान से लेकर के कठिन स्तर तक के सवाल सभी का। अगर आपको जुड़ना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पर, लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको ऐड कर दूँगा। पीडीएफ वगैरह के लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं आपको सारे न्यूज़पेपर डिस्कशन एमसीक्यू सभी के पीडीएफ मिल जाएंगे। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। तो ओमान के खाड़ी के पास में भारतीय शिप पर अटैक हुआ और उसमें 3 भारतीय की मृत्यु हो चुकी है। 3 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है, जिसको लेकर के सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई भी कंडेम नहीं किया गया है। 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई। मैं बस इसको उलट दीजिए ज़रा कि एक भारतीय हमले में 3 अमेरिकी लोगों की मृत्यु हो गई रहती, या फिर पाकिस्तान के हमले में 3 भारतीयों की मृत्यु हुई रहती। देश में आप अलग ही स्तर का आउटरीच देखते, नेशनलिज्म देखते, एकता देखते, अलग ही स्तर की आवाज़ को सुनते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इस न्यूज़ को देखेंगे। वैसे न्यूज़ पूछा तो नहीं जाएगा, क्योंकि कल बीपीएससी स्टेनो के एग्ज़ामिनेशन में परसों जो हुआ था, उस स्टेनो एग्ज़ाम में उन्होंने पूछा कि मार्च 2026 महीने में एक्स पर, ट्विटर पर ये ट्वीट किसने किया था। ज़रा इमेजिन कीजिए सवाल के स्तर को कि ट्विटर पर किस महीने में किसने क्या पोस्ट किया। वो कोई करंट अफेयर नहीं होता है, करंट अफेयर इवेंट्स होते हैं, किसी का पोस्ट कोई इवेंट नहीं है। हाँ, अगर ये पोस्ट किसी चीज़ से जुड़ा हुआ रहता, मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी विशेष उपलक्ष्य में किसी विशेष इवेंट को लेकर के ये चीज़ ट्वीट किया होता, तो पूछना जायज़ था और सही भी माना जाता। लेकिन ये इन्होंने पूछा कि रैंडम तरीके से कि मार्च 2026 में ये पोस्ट किसने किया था, तो ये कोई करंट अफेयर नहीं हुआ। अब इसका मतलब है कि हम लोग बाल नरेंद्र की कहानी पढ़ने लग जाएंगे क्या? तो इस तरह से चीज़ें नहीं होती है। यूपीएससी एक संस्था है जो अलग अलग एग्ज़ाम करवाती है, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, लेकिन सभी एग्जामिनेशन के सवाल स्तर अलग अलग होते हैं। इसलिए स्टेनो को देख करके ये अंदाज़ा मत लगाइएगा कि 72 बीपीएससी में इसी प्रकार का सवाल आएगा, नहीं। एग्ज़ाम स्तर अलग अलग होते हैं, एग्ज़ाम में सवाल भी अलग अलग पूछे जाएंगे, इसलिए अपना प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के सवाल को इग्नोर ही कर सकते हैं और इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। नीति आयोग जो है उसकी बैठक हुई है, शासी परिषद है नीति आयोग की, उसकी बैठक हुई है, सभी मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया है। इस टॉपिक को भी देखेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना है, इसको भी देखेंगे। शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है ईजी पिल टू स्वेलो, मतलब ऐसी दवा बनाया गया है जिसको कहा जाता है GLP-1 ड्रग, जो डायबिटीज़ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और नए प्रकार की दवा है जिसे कंज्यूम करना भी आसान माना जा रहा है। सवाल क्या पूछेगा आपसे कि हाल ही में GLP-1 ड्रग जो है चर्चा में रहे हैं, यह किससे संबंधित हैं, या फिर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ जो है, या साइंस में आपसे सवाल पूछा जाता है, साइंस एंड टेक में भी। शोधकर्ताओं ने एलेकोग्लिप्रोन, क्या कहा जाता है इसको, एलेकोग्लिप्रोन कहा जाता है, यह दवाई है नामक एक प्रयोगात्मक मौखिक दवा के क्लिनिकल परीक्षण में अत्यधिक उत्साहजनक परिणाम दर्ज किए हैं। इसका क्लिनिकल परीक्षण किया जा रहा है अभी, उसके बाद से इसको मार्केट में उतार दिया जाएगा सभी के उपयोग के लिए। यह दवा GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट नामक दवाओं की श्रेणी संबंधित है, जो शरीर में रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, भूख को कम करने वाले आंत के हार्मोन की नकल करता है, जो इंसुलिन हार्मोन है जिसका स्राव होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होता है, तो हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन रखना। नेचुरली रूप से हमारे शरीर में यह स्रावित होता है, लेकिन कुछ लोगों में यह स्राव इसका कम हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है भाई, यह ज़्यादा हो जाएगा स्राव, तो दोनों ही स्थिति में ब्लड में शुगर का लेवल जो है वह मेंटेन नहीं हो पाएगा। शुगर का लेवल मेंटेन नहीं होने से तमाम तरीके की समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्राकृतिक जो इंसुलिन है उसके बाहर से फिर हमें टीके लगाने पड़ते हैं, दवाइयाँ देनी पड़ती है, जिससे शुगर कंट्रोल रहे। इसी में अलग अलग दवाइयाँ बनाई गई हैं समय समय पर, क्योंकि शुगर और बीपी जो है, भारत इसका कैपिटल है। सबसे ज़्यादा शुगर पेशेंट दुनिया में भारत में ही पाए जाते हैं, खान पान में बदलाव के कारण से।
1991 में हमने आर्थिक सुधार ही नहीं किया, हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ही नहीं अपनाया, बल्कि इसकी बहुत सारी विसंगतियाँ और ख़राब चीज़ों को भी अपनाया। ऐसे लाइफ स्टाइल जो भारत के लिए नहीं थे, ऐसे घर जो भारत के लिए नहीं थे, ऐसे कपड़े जो भारत के लिए नहीं थे, उन सभी को भी हमने अपनाया और उसके मेरिट डिमेरिट हमें देखने को आज मिल रहे हैं। वर्तमान उपलब्ध अधिकांश GLP-1 थेरेपियाँ जैसे ओजोमिम या वेगोवी इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। यह नई दवा दिन में एक बार ली जाने वाली एक साधारण गोली है जो सुई के दर्द और जटिलताओं से मरीजों को छुटकारा दे देगा। तो इसीलिए यह चर्चा में है। सवाल भी यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके क्लिनिकल परीक्षण के कुछ परिणाम हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कहीं से भी क्लिनिकल परीक्षण से जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए इसी में कि भारतीय मधुमेह परिदृश्य के लिए इसका रणनीतिक महत्व क्या है। क्लिनिकल परीक्षण तो आपसे नहीं पूछेगा क्या परिणाम आया क्या नहीं, हमारे लिए महत्व क्या है और टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यह साइंस एंड टेक का भी और साइंस का भी यह हिस्सा है। यह दवा भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। पश्चिमी देशों के विपरीत भारतीय मरीजों में कम BMI बॉडी मास इंडेक्स होने के बावजूद टाइप 2 मधुमेह विकसित हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका में क्या है कि बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण से मधुमेह वहाँ पर पाया जाता है, लेकिन भारत में बॉडी मास इंडेक्स कम है, लेकिन फिर भी टाइप 2 डायबिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। 10 करोड़ पेशेंट हैं इसके भारत में। टाइप 2 मधुमेह विकसित हो रहा है। थिन फैट फोनोटाइप इसको कहा जाता है। थिन फैट फोनोटाइप, जहाँ व्यक्ति बाहर से तो पतला दिखेगा लेकिन उसको डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ दरअसल में जो इंसुलिन स्रावित होता है उसके दबने के कारण से, जिस अंग से जिस स्रोत से स्रावित होता है उसके दबने के कारण से जनरली डायबिटीज़ होता है। जैसे बहुत तेज़ बेल्ट लगाने से या फिर अत्यधिक वज़न बढ़ जाने से भी जो इंसुलिन स्रावित करने वाले हमारे अंग होते हैं वो दब जाते हैं, जिसके कारण से इंसुलिन नहीं स्राव हो पाता है, या फिर और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो है उसको कहा जाता है थिन फैट फोनोटाइप, अर्थात पतले लोगों में भी मधुमेह की समस्याएं, जहां व्यक्ति बाहर से पतला दिखता है लेकिन उसके आंतरिक अंगों के आसपास अत्यधिक वसा, कम मांसपेशियों का द्रव्यमान और उच्च इंसुलिन प्रतिरोध होता है, जिसके कारण से टाइप 2 प्रकार के डायबिटीज़ जो हैं वह विकसित हो रहे हैं। एलेक्ट्रोग्लिपोन एक साथ रक्त शर्करा को नियंत्रित करने, आंतरिक वसा को घटाकर शरीर के चयापचय स्वास्थ्य को ठीक करती है, जो भारतीय फोनोटाइप के इलाज के लिए सबसे सटीक बनता है। इसीलिए इसके भारत में ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत में जिस प्रकार का डायबिटीज़ है बंधुओं, उस प्रकार के डायबिटीज़ में यह दवा ज़्यादा प्रभावी होगी, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। इसके कारण से ही इसकी चर्चाएँ हमें आपको सभी जगह पर देखने को मिल रही है। देखिए टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ ज़रा आप पढ़ते हैं, ध्यान से इसे पढ़िएगा। यही से वो सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। पहला होता है प्रतिरक्षी विकार, जिसको कहा जाता है टाइप 1। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर का अपना प्रतिरक्षा तंत्र गलती से अग्नाशय पेनक्रियाज की इंसुलिन बनने वाली बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। पेनक्रियाज से ही स्रावित होते हैं हमारे इंसुलिन। इसके कारण शरीर में इंसुलिन का निर्माण पूरी तरीके से बंद हो जाता है। शरीर ने ही क्या किया, अपने सेल को डैमेज कर दिया, जिसके कारण से पेनक्रियाज से इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। तो इंसुलिन बनना जैसे ही बंद होगा तो क्या होगा भाई, डायबिटीज़ होगा। ब्लड में शुगर का मात्रा कंट्रोल नहीं हो सकता है। निर्भरता और आयु सीमा, इसे किशोर मधुमेह भी कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर बच्चों और युवाओं में होता है। इसके मरीजों को जीवित रहने के लिए जीवन भर इंसुलिन इंजेक्शन लेना अनिवार्य हो जाता है। छोटे बच्चों को यह बीमारी होती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, छोटे बच्चे अर्थात 10 साल से कम बच्चे को भी मैंने डायबिटीज़ देखा है कि भाई वो भी हाई डायबिटीज़, मतलब सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए, इस प्रकार का डायबिटीज़ है ना। तो इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। यह आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के डायबिटीज़ मुख्य रूप से बच्चों और युवाओं में देखा जाता है, तो वो यही है जिसमें शरीर ने अपने सेल को नष्ट कर दिया, जिसके कारण से टाइप 1 हो गया। सवाल पूछा जाता है गुरु, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये। सेकेंड टाइप 2 मधुमेह है। इंसुलिन प्रतिरोध यह मधुमेह का सबसे आम प्रकार है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे आम प्रकार मधुमेह टाइप 1 मधुमेह है, पूछा जाता है। जैसे हेपेटाइटिस B, C के बारे में पूछा जाता है,
है ना। यूपीएससी प्रीलिम 2019 में देखिए, ये हेपेटाइटिस बी सी के बारे में आपको सवाल मिल जाएगा। तो उसमें एक लाइन बस एलिमिनेट करना था कि इसका टीका मौजूद नहीं है, तो बस उससे आंसर निकल रहा था। उसी प्रकार से एक लाइन अगर आप एलिमिनेट करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है या सबसे ज़्यादा लोगों में नहीं बल्कि टाइप 2 सबसे ज़्यादा लोगों में होता है, तो क्या पता वहाँ पर एलिमिनेट कर पाएँ। इसमें अग्नाशय इंसुलिन का निर्माण तो करता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं उसके प्रति प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है। इसे इंसुलिन प्रतिरोध, इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से खराब जीवन शैली, गतिहीन दिनचर्या, मोटापा और आनुवंशिक कारणों से भी होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। डायबिटीज़, हार्ट इत्यादि जो बीमारियां होती, इसमें आनुवंशिकता का भी योगदान होता है। यह मुख्य रूप से खराब जीवन शैली के कारण से खाए हुए हैं, परे हुए हैं। रोज़ भगोर के दिन में चावल खा रहे हैं और उसके बाद 2 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो दिन में सोने वालों का भी डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है। दिन में पता नहीं किस तरह के लोग सोते हैं। इसे संतुलित आहार, व्यायाम और ओरल दवाओं, हालिया परीक्षणों में कई एलोग्रिपोन जैसी दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। 90% पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं और यह खराब जीवन शैली के कारण से, खराब भोजन के कारण से होता है। एक होता है गर्भकालीन मधुमेह, जिसको प्रेग्नेंट महिलाओं में सबसे ज़्यादा यही होता है। यह प्रकार केवल महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है, जब प्लेसेंटा द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन इंसुलिन के कार्य को अवरुद्ध कर देते हैं। और ये होता क्या है, यह टेम्परेरी, इसको डायबिटीज़ भी कहते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाओं में डेवलप होता है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी होता है बच्चे का, उसके पश्चात से यह डायबिटीज़ अपने आप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर से पेनक्रियाज एक्टिव हो जाता है, इंसुलिन फिर से स्रावित होने लग जाता है। अस्थायी प्रकृति का होता है, आमतौर पर शिशु के जन्म के बाद स्वतः ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसी महिलाओं को उनके भविष्य में टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का खतरा बना हुआ रहता है। मधुमेह के अन्य विशिष्ट प्रकार भी हैं। लाडा वयस्कों में गुप्त ऑटो इम्यून मधुमेह होता है, इसको टाइप 1.5 भी कहते हैं। यह वयस्कों में होने वाला एक प्रकार का टाइप 1 मधुमेह है, जो बहुत धीमी गति से विकसित होता है। शुरुआत में लोग इसे गलती से टाइप 2 समझ लेते हैं, लेकिन अंततः इंसुलिन जैसी चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ जाती है। एक होता है मोडी, युवाओं परिपक्वता अवधि का मधुमेह, जिसे कहा जाता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, ये इसका नाम है। यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार का है, जो किसी एक जीन में होने वाले उत्परिवर्तन के कारण से होता है, वंशानुगत होता है। आमतौर पर 25 वर्ष से कम युवाओं को यह प्रभावित करता है। तो ये ज़रूर ही याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। PM कॉल फॉर डिस्ट्रिक्ट GDP एस्टिमेट्स। प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री महोदय ही करते हैं। तो उसकी अध्यक्षता में उन्होंने कहा कि राज्यों को अब जिलों पर आधारित GDP आंकड़े भी जारी करने चाहिए, GDP निकालना चाहिए। सबसे पहले देश की GDP, सबसे पहले 3 स्तरीय एक ढांचा बनाते हैं। ये एक देश हो गया अपना, इसके बाद से राज्य हो गए, स्टेट स्तर का या कंट्री स्तर का GDP, SGDP जिसे कहते हैं, या तो GDP ही कहलाता है। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर का GDP यानी कि DGP। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल के GDP को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने राज्यों से कहा है कि आप GDP डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी निकालिए, जिससे हमें ग्रास रूट लेवल के बॉटम टू टॉप अप्रोच जो है उसमें मिल सके कि भाई हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या उत्पादित कर रहे हैं, राज्य स्तर पर क्या कर रहे हैं और शीर्ष स्तर देश स्तर पर क्या कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजनाएं जो हम चाहते हैं लागू करना और बेहतर तरीके से, उसमें भी यह डिस्ट्रिक्ट स्तरीय GDP मदद करेगा। GDP क्या होता है बंधुओं, तो किसी एक देश के भौगोलिक सीमा में या किसी एक राज्य के या किसी एक डिस्ट्रिक्ट के, तीनों ही हो जाएंगे, भौगोलिक सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं के अंतिम मूल्य का मौद्रिक मूल्य होता है। सभी वस्तुओं के अंतिम जो वस्तु होती हैं, सभी अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को GDP हम लोग कहते हैं। सभी अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को हम लोग GDP कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर मैं बताऊं आपको, आटा है, आटा GDP का हिस्सा होगा क्या, यह रोटी GDP का हिस्सा होगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि किस जगह पर इसका उपयोग किया जा रहा है। आटा अगर एक रेस्टोरेंट ने खरीदा है तो वह GDP का हिस्सा नहीं होगा। वो किसका हिस्सा होगा भाई, किसी का भी नहीं होगा। वह किस में आ जाएगा, तो वो रोटी जब उससे बन जाएगी तब वो GDP का हिस्सा होगा। लेकिन आटा जब आपने अपने घर के कंज्यूम करने के लिए ख़रीदा है तो अंतिम वस्तु आटा ही है यहाँ पर, तो वो GDP का हिस्सा वहाँ पर हो जाएगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि
कहाँ पर इसे आप देख रहे हैं किसी वस्तु को। जैसे स्टील है, स्टील का अगर कोई सामान बना करके बेचा जा रहा है तो वो सामान जो है वो अंतिम प्रोडक्ट होगा। लास्ट प्रोडक्ट का मौद्रिक मूल्य हम लोग देखते हैं। लास्ट प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्या है तो भाई एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझने की आपको आवश्यकता है। लास्ट प्रोडक्ट ज़रूर ही ध्यान में रखिएगा। 11वीं शासी परिषद की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहला अवसर था जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, हाल में निर्वाचित मुख्यमंत्रियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। नीति आयोग की यह बैठक थी। नवनियुक्त मुख्यमंत्री जैसे तमिलनाडु के जोसेफ, पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, DK शिवकुमार, केरल के KV सतीशन इत्यादि भी शामिल थे। इसमें क्या होता है शासी परिषद, जिला स्तरीय GDP की उन्होंने बात की। कौन कौन सी चीज़ों पर मुख्य रूप से बात की गई, आने वाले वीडियोज़ में इन सभी योजनाओं को भी हम लोग देखेंगे। पहले उन्होंने बात किया जिला स्तरीय GDP की, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा शॉर्ट में किया है। सेकेंड, उन्होंने बात की नारी शक्ति विस्तार की, जिसका मतलब है कि लखपति दीदियों के लक्ष्य को 3 करोड़ से बढ़ा करके 6 करोड़ करना है। अर्थात देश में लखपति दीदी कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं, महिलाओं को फाइनेंशियल रूप से और भी ज़्यादा एम्पावर करना, उसके लिए अब हम 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति बनाना चाहते थे, लेकिन अब हम 6 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना चाहते हैं। उसके बाद से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मॉडल के लिए उन्होंने कहा कि इसे और भी ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कहाँ से जुड़ जाएगा, जिला स्तरीय GDP के ही कॉन्सेप्ट को अगर डिटेल में देखा जाए तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी अवधारणाएं उसी से जुड़ी हुई है, कुछ खास अलग नहीं है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय GDP का अनुमान लगाना चाहिए, जिससे ग्रास रूट लेवल के आर्थिक एक्टिविटी का, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमें जानकारी मिले कि भाई क्या हो रहा है, देश के सबसे निचले स्तर जिला स्तर पर क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री की मांगे और क्षेत्रीय विकासात्मक विन्यास, जरा इसे देखेंगे ध्यान से। नीति आयोग उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी महोदय हैं। पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ते ईंधन मूल्य के बीच किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु रही, जिसमें सभी राज्यों ने कहा कि वेस्ट एशिया क्राइसिस राज्यों के ऊपर में भारी बोझ बन रहा है। महंगाई और पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण से मांग कम हो रहा है मार्केट में। मांग कम होने से इकोनॉमिक स्लो डाउन की स्थिति बन सकती है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सबसे पहला चीज़ जो है किफ़ायती दरों पर बिजली की उपलब्धता, सौर अवसंरचना का विस्तार, ताकि ग्रिड पर निर्भरता और सब्सिडी के बोझ को कम किया जा सके। इसी से जुड़ी हुई एक और योजना आज हम लोग पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जिसमें सभी राज्यों ने कहा कि बिजली के दरों को थोड़ा सा किफ़ायती बनाया जाए ताकि सब्सिडी और बाकी चीज़ों पर हमें जोर ना पड़े, उत्पादन सही हो, सभी तक बिजली की पहुंच भी हो। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था औरंगाबाद बिहार का, जिसमें नक्सली इलाका जो पहले हुआ करता था औरंगाबाद बिहार में, वहाँ पर 83 वर्षों के बाद बिजली पहुँची है। 83 ईयर्स, बिल्कुल सही सुन रहे आप, जिसके खुशी में लोग पागल हुए जा पड़े हैं। पहली बार लट्टू जब जल रहा है उनके घर में, वीडियो देखिएगा, वीडियो मौजूद है इंटरनेट पर। तो इस प्रकार की स्थिति जो है उसमें किफ़ायती दरों पर बिजली की उपलब्धता और सौर अवसंरचना वाकई बहुत ज़रूरी है अपने देश के लिए। नेक्स्ट जो बात हुई, हैदराबाद मेट्रो रेल विस्तार, क्षेत्रीय रिंग रोड, फ्यूचर सिटी से आंध्र प्रदेश के बंदरगाह तक 12 लेन एक्सप्रेसवे, वारंगल और आदिलाबाद में हवाई अड्डे की भी चर्चा की गई है। झारखंड के बारे में जो चर्चा हुई है कल, उसमें युवाओं को AI और ग्रीन एनर्जी उद्योग के लिए तैयार करने हेतु 800 करोड़ की लागत से स्किल यूनिवर्सिटी झारखंड में और फिनटेक यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात की जा रही है। फिनटेक मतलब फाइनेंस टेक्नोलॉजी की जो जानकारी दे। फाइनेंस टेक्नोलॉजी जैसे जेरोधा, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे तो ऐप यूज करते होंगे, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब के सब क्या हैं तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वित्त से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी के यह ऐप हैं। इसी को फिनटेक कह देते हैं। स्किल यूनिवर्सिटी अर्थात ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए स्किल, जैसे सोलर प्लांट ही है या सोलर पैनल ही है, उसको रिपेयर करना आना चाहिए ना, विंड पैनल है उसको रिपेयर करना आना चाहिए। तो इस प्रकार के चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाए, स्किल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए और AI को लेकर के ट्रेंड किया जाए। जम्मू कश्मीर के बारे में एक ही मांग रखा गया कि स्टेटहुड का जो इनका दर्जा है उसे बहाल किया जाए ताकि राज्य जो है और तेज़ी से आगे बढ़ सके। शासी परिषद क्या होता है, नीति आयोग से जुड़े हुए सवाल हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक आध सवाल की गारंटी होती। नीति आयोग, RBI, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपको पढ़ के जाना ही जाना चाहिए। नीति आयोग, RBI, IMF, वर्ल्ड बैंक, UN,
हिस्ट्री में जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हड़प्पा, ये सब गारंटेड वाला टॉपिक होते। गांधी जी गारंटेड मतलब आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। तो ऐसे टॉपिक को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो शासी परिषद आखिरकार है क्या जिसकी बैठक हुई है? शासी परिषद नीति आयोग का सबसे महत्वपूर्ण और शीर्ष विनियामक निकाय है, एपेक्स बॉडी है। शीर्ष विनियामक निकाय का मतलब क्या होता है? नीति आयोग में काम धाम करने के सबसे उच्च बॉडी यही है। नीति आयोग को हम लोग फेडरलिज्म से भी जोड़ते हैं। दरअसल में पहले एक संस्था हुआ करती थी नीति आयोग से पहले, जिसको कहा जाता था योजना आयोग। योजना आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन कहते थे, अब है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नीति आयोग, ठीक है। 2015 में परिवर्तन किया गया, नाम में ही केवल परिवर्तन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी चूँकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, योजना आयोग को सताए हुए थे, तो सताया हुआ आदमी आके सबसे पहले वही परिवर्तन करता है जो इन्होंने किया। और परिवर्तन आवश्यक था, नाम में ही परिवर्तन नहीं बल्कि इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया, शासन और जो गवर्नेंस का तरीका है उसमें परिवर्तन किया गया। पहले था योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता था, अर्थात ये जो डिसीजन ले लेगा वही अंतिम होगा। कई बार तो केंद्रीय कैबिनेट को भी यह साइड लाइन कर देता था और अपने स्तर से डिसीजन ले लेता था, ठीक है, और राज्यों के ऊपर में थोप दिया जाता था। तो वो क्या था? वो संघवाद का उल्लंघन था। एकात्मक ढांचे का प्रतिनिधित्व कर रहा था प्लानिंग कमीशन, एकात्मक ढांचे का प्रतिनिधित्व कर रहा था प्लानिंग कमीशन, लेकिन उसमें परिवर्तन किया गया और शासी परिषद जैसी चीज़ें बनाई गई। अब यह फेडरलिज्म का प्रतिनिधित्व करता है। फेडरलिज्म अर्थात केंद्र और राज्य साथ में मिलकर के काम करते हैं, न कि केंद्र जो है राज्य के ऊपर में चीज़ों को थोप देता है। तो ये इसमें बड़ा परिवर्तन किया गया। इसके स्ट्रक्चर और शासी निकायों में भी परिवर्तन हुए। ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए क्या है इसमें। शीर्ष विनियामक निकाय राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों, रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। यह टीम इंडिया के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच एक सशक्त प्रशासनिक माध्यम प्रस्तुत करता है। सशक्त प्रशासनिक माध्यम प्रस्तुत करता है टीम इंडिया। यह परिषद एक ऐसा विधिक मंच है जहां भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सीधे प्रधानमंत्री के साथ मिलकर राष्ट्रीय नीतियों का विन्यास तय करते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी लोग शामिल होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। अध्यक्ष तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय होंगे, उपाध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष महोदय होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग के पूर्णकालिक और पदेन सदस्य भी होते हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री नहीं आ पाए तो मुख्यमंत्री के द्वारा भेजा गया उनका प्रतिनिधि, मुख्यमंत्रियों को वैसे आना अनिवार्य होता है, अगर मान लीजिए किसी कारण से वो नहीं आ पाए तो उनके द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि। उपराज्यपाल, ऑल CM एंड LG ऑफ यूटीज, अगर यूटी है तो उपराज्यपाल सब के सब इसमें शामिल होंगे। ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। भारत के प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग उपाध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्य, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री द्वारा नामित पदेन सदस्य जैसे केंद्रीय वित्त, गृह, रक्षा, कृषि मंत्री इसका हिस्सा होते हैं। प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो किसी को इसका हिस्सा बना सकते हैं और कई बार बनते भी हैं, मंत्री महोदय वगैरह। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। कार्य क्या होता है और अधिकार क्या है? तो बॉटम अप आर्थिक मॉडल को संस्थागत रूप से मजबूत बनाना, अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय मुद्दों का समाधान करना, रिजॉल्विंग इंटर सेक्टोरल और अलग जो मुद्दे होते केंद्र राज्य से जुड़े उन सभी का समाधान करना, राष्ट्रीय एजेंडा और प्रमुख योजनाओं का अनुश्रवण करना जैसे हाल ही में किया गया है। शासी परिषद और क्षेत्रीय परिषद भी इसके अंदर एक बना होता है। शासी परिषद संयुक्त राष्ट्र अखिल भारतीय स्तर पर होता है। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्र पड़ोसी राज्यों का एक छोटा समूह होता है। बैठक का एजेंडा माइक्रो इकोनॉमिक नीति राष्ट्रीय एजेंडा होता है। विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दे जैसे नदी जल विवाद या राज्यों का जो छोटे से परिषद होते हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री जी बैठक करते हैं, क्षेत्रीय जो शासी निकाय है उसका अध्यक्षता। बाकी जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं प्रधानमंत्री या उनके द्वारा नामित आयोग के किसी अध्यक्ष के द्वारा नीति आयोग में यह बैठक ली जाती है। इसको जरूर ही याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड शिप हिट बाय US नियर ओमान, ऑल 20 इंडियन रेस्क्यूड सेफ। तीसरे शिप को भी हिट किया है। यह छोटा सा ही टॉपिक होगा, वैसे यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि BPSC जिस रास्ते पर चल रही है उसमें इस प्रकार के सवालों की अब कोई जगह नहीं रह गई है।
पूछ ले तो अचंभित ही होंगे, आश्चर्यजनक चमत्कार टाइप का ही होगा। इसमें कुछ पढ़ने लायक भी नहीं है। क्या पढ़ें? 3 लोगों के परिवार उजड़ गए हैं। जो 3 लोग मरे होंगे वो घर के कमाने वाले लोग होंगे, ठीक है। और अटैक करके मारा गया, हेल फायर मिसाइल दाग करके मारा गया है। तो बस नाम पढ़ लेंगे नौकाओं के और आगे बढ़ जाएंगे। अपना तो वहाँ तक ही अधिकार क्षेत्र है। ईरान और अमेरिका क्षेत्रीय ताकतों के बीच बढ़ते युद्ध के कारण ओमान तट, ओमान की खाड़ी गल्फ में व्यापारिक जहाज़ों पर हमले तेज हो गए हैं। सेंटकॉम ने ईरान पर नाकेबंदी की हुई है और इसी नाकेबंदी के तहत उन्होंने MT जलवीर, MT सेतेबेलो जैसे जहाज़ों पर हेलफायर मिसाइल से हमले किए, क्योंकि वे कथित तौर पर ईरानी तेल का परिवहन कर रहे थे। किसके लिए परिवहन कर रहे थे? रिलायंस मंगा रहा होगा, कोई और मंगा रहा होगा, कहीं और ले जा रहे होंगे। वो तो तेल का परिवहन कर रहे थे, लेकिन उन्हें मार दिया गया। वैश्विक जहाज़रानी उद्योग में भारतीय नाविक दूसरा सबसे बड़ा समूह है। वर्तमान में हॉर्मुज जलसमुद्र मध्य के निकट कम से कम 562 नाविक फंसे हुए हैं। 329 फारस की खाड़ी में है, 223 ओमान की खाड़ी में है। MV सोतेबेले पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु हो चुकी है। भारत सरकार ने क्या किया? सरकार ने केवल अमेरिकी राजदूत को बुला करके समन किया, बस हो गया, बात ख़त्म हो गया यहीं पर। तो इसमें आपके लिए जो है वो जहाज़ों के नाम याद रखिएगा और किस जहाज़ पर अटैक में मारे गए हैं इसका भी नाम याद रखिएगा, और इसमें तो कुछ है नहीं आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल कॉल मैंडेट में हिट सोलर स्कीम। केंद्र सरकार की एक योजना है, बहुत ही शानदार योजना है। PM सूर्य घर योजना इसका नाम है, जिसके तहत करोड़ों परिवार के छतों पर में सोलर पैनल स्थापित करना है, जिसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। और इस सब्सिडी के लिए सरकार ने कहा है कि अब जो स्थापित होंगे सोलर पैनल उसमें लोकल मेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि विदेशों सारा सामान बना करके आप स्थापित कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसमें मैंडेट किया गया इस योजना में परिवर्तन करते हुए। इसी को हम लोग देखेंगे। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कौन सी मंत्रालय भाई? MNRE 1 जून 2026 से सभी घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक सौर परियोजनाओं के लिए सौर पैनल में केवल स्थानीय स्तर पर निर्मित सौर सेल, लोकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर सेल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। ओनली किसी भी योजना के लिए हो या कुछ भी हो, घरेलू, कमर्शियल, औद्योगिक सौर परियोजना कुछ भी हो, सभी जगहों पर होम मैन्युफैक्चर्ड, घर में बना हुआ सोलर सेल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। मेड इन चाइना इत्यादि के इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे आपको, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, ज़रा देखेंगे इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे होगा? भारतीय को ही होगा, भारत को ही होगा। घरेलू सामग्री आवश्यकता, इस नीति को DCR कहा जाता है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आयात, विशेषकर चीन से, पर भारत की रणनीतिक निर्भरता को कम करना और घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना रखा गया है। ये आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। भारत की कुल वार्षिक सौर मॉड्यूल निर्माण का क्षमता लगभग 60 से 65 गीगावाट ही है। ठीक है, मॉड्यूल निर्माण की क्षमता 60 से 65 गीगावाट है, लेकिन घरेलू स्तर पर बनाने की क्षमता मात्र 30 गीगावाट है। अभी जो बन रहा है वो 30 गीगावाट के स्तर पर ही खड़ी है। इस क्षमता की कमी के कारण भारत में DCR अनुपात मॉड्यूल की भारी कमी हो जाएगी। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो हमारा है, हमें चाहिए काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम बना रहे हैं काफ़ी कम। अब इसके कारण से सोलर सेल के लिए मारामारी होगी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो यही होगा। तो कीमतों में वृद्धि, प्रतीक्षावधि, अचानक मांग के कारण से मई जून 2026 में DCR और सौर मॉड्यूल की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा जैसे राज्यों में वेंडर्स ने 25 से 30 दिनों की लंबी प्रतीक्षावधि की रिपोर्ट की है, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन धीमा हो गया है। बड़े निर्माताओं पर दबाव, अडानी जी बनाते हैं, वॉरी बनाता है, प्रीमियर एनर्जीज जैसी कंपनियां बनाती है, लेकिन अब इसके ऊपर में भारी दबाव होगा। कितना बनाएंगे, क्योंकि देश में निर्माण क्षमता भी कम है, मांग बहुत ही ज़्यादा है, 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो ये क्या था? ये था चैलेंजेज, और सरकार की जो अभी जो घोषणा है उसे मैंने समझाया है। अब ज़रा योजना के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉन्च और वित्तीय आवंटन, इस योजना को फरवरी 2024 में 75,021 करोड़ के कुल बजटीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया। इसका प्राथमिक लक्ष्य देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कब शुरू किया गया और कितने पैसे शुरू किया गया। वर्तमान प्रगति, जून 2026 के वर्तमान स्थिति के अनुसार इस योजना के तहत देश भर में 40 लाख से अधिक घरों की छतों पर सौर प्रणाली सफलतापूर्वक स्थापित की जा चुकी है। हमने 40 लाख घरों में सोलर पैनल लगा दिए हैं, जिससे ग्रिड में 12 गीगावाट से अधिक की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता जुड़ी है, जिससे 12 गीगावाट की हमने क्षमता को जोड़ दिया। 40 लाख घरों में जब हमने लगा दिया तो निश्चित तौर पर उन घरों से बिजली की मांग भी कम हुई होगी भाई, है ना। अब जरा देखेंगे प्रणाली की दक्षता। 1 किलोवाट 30,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से सरकार जो है वो सब्सिडी देती है, वित्तीय सब्सिडी है। लक्षित लाभ छोटे घरों के लिए यह दिया जाता है। 2 किलोवाट का अगर आप लगाएंगे तो 60,000 के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगा। मध्यम वर्गीय परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी इससे। 3 किलोवाट या अधिक का लेंगे तो 78,000 पर कैपिंग है। 78,000 ज़्यादा का आपको इसमें सरकार सब्सिडी नहीं देगी। पूर्ण ऊर्जा आत्मनिर्भरता और ग्रिड को अधिशेष बिजली बेचना, अगर आपने बिजली ज़्यादा उत्पादित कर लिया तो सरकार को बेच दीजिए, ये भी इसमें शामिल किया गया है। ऋण और तकनीकी विन्यास क्या है, तो उपभोक्ता 3 किलोवाट तक की प्रणालियों की स्थापना के लिए बिना किसी गारंटी के 7% की रियायती ब्याज दर पर आपको ऋण भी सरकार देती है, ताकि आपको आधा पैसा तो हमने दे दिया, आधा नहीं 78,000 50,000 30,000 तो हमने दे दिया। मान लीजिए खर्च आया 70,000 का, तो बाकी जो 40,000 रुपये लग रहे हो आप ऋण भी ले सकते हैं, है ना। या बाकी जो 1 लाख रुपये लग रहा है, 1.5 लाख लग रहा है, जैसे बड़े घर में लगाएंगे तो सोलर पैनल महंगा आता है गुरु, तो आपको उसमें लगाने में सरकार सब्सिडी भी दे रही है। जो पैसा बाकी लगेगा उसको आप ऋण पर भी ले सकते हैं 7% की रियायती ब्याज दर पर। यह प्रणाली सौर पैनल द्वारा उत्पादित बिजली को सीधे घर में उपयोग करने की अनुमति देती है। यदि बिजली आवश्यकता से अधिक बनती है तो नेट मीटरिंग के माध्यम से वापस सरकार बिजली ग्रिड में चली भी जाती है, अर्थात आप सरकार को बिजली चाहें तो बेच सकते हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। PM सूर्य घर योजना के बारे में भी हमने देख लिया। आज के वीडियो में यही सब टॉपिक थे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जिन्हें फुल लेंथ टेस्ट में जुड़ना हो ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।